हाय, इस वीडियो के अंदर हम सेक्शन 13 टू सेक्शन 17 ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 को समझेंगे। इससे पहले हमने सेक्शन 12 तक समझ लिया था। हमने ये समझ लिया था कि कंडीशन क्या होती है, वारंटी क्या होती है। इसके अलावा हमने डेफिनेशन क्लॉज देखा था, तो वो सारी चीजें हम समझ चुके हैं। अब देखिए, जब हम सेक्शन 13 के ऊपर आते हैं तो इससे पहले अपने बेरेट को जरूर लेके बैठिएगा, क्योंकि जब हम बेरेट में से रीड करते हैं तो हमारे दिमाग में ज्यादा अच्छे से बैठ जाता है। और एग्जाम में भी जब हम बेरेट के मेन वर्ड्स को लिखते हैं तो हमें जो मार्क्स होते हैं वो ज्यादा अच्छे से मिलते हैं। अब देखिए, सेक्शन 13 किस बारे में बात करता है। सेक्शन 13 बात करता है व्हेन कंडीशन टू बी ट्रीटेड एज वारंटी। अब देखिए, आपको ये पता है कि कंडीशन क्या होती है, आपको ये पता है कि वारंटी क्या होती है। अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखी है तो बेसिकली कंडीशन वो होती है जहां पे आपने एक ऐसी स्टिपुलेशन लगाई होती है जिसको अगर दोनों में से जिस पार्टी को उसको करना होता है वो अगर नहीं करती तो वो जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको रेप्यूडिएट किया जा सकता है, खत्म किया जा सकता है, परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है। मतलब अगर कंडीशन ब्रीच होती है तो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है। लेकिन वहीं अगर कोई व्यक्ति वारंटी को ब्रीच करता है तो वारंटी जो होती है कोलैटरल होती है उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। तो जब वारंटी को ब्रीच किया जाता है तो उसके लिए आप सूट फॉर डैमेजेस डालते हैं, आपको नुकसान हुआ है उसके लिए आप डैमेजेस मांग सकते हैं। लेकिन जब कंडीशन ब्रीच होती है तो वहां पे आपको जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये एसेंशियल होता है उसके अंदर। अब जो सेक्शन 13 है वो मैं ऐसी सिचुएशन बताता है कि जब ये कंडीशन जो है वारंटी बन जाती है। कब ऐसी कंडीशन अराइज होती है कि जो कंडीशन होती है वो वारंटी बन जाती है। अब देखिए, जब हम सेक्शन 13 को रीड करेंगे तो सेक्शन 13 बोलता है वेयर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज सब्जेक्ट टू एनी कंडीशन, की भाई जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट है, जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हमने किया उसके अंदर हमने कोई कंडीशन लगा रखी है टू बी फुलफिल्ड बाय द सेलर, जिसको सेलर ने फुलफिल करना था। ए जैसे हम मानते हैं कि सेलर है, बी मानते हैं कि बायर है। सेलर कौन होता है? सेक्शन 2 में हमने समझा था कि जो वह व्यक्ति जो सेल कर रहा है या फिर एग्री हो रहा है सेल करने से। ऐसी बायर कौन व्यक्ति होता है? जो बाय कर रहा है या फिर एग्री हो रहा है बाय करने से। तो अब यहाँ पे हमारे पास ए जो है सेलर है, बी जो है बायर है। अब यहाँ पे एक ऐसी कंडीशन लगेगी जो कि ए को मतलब कि सेलर को पूरी करनी है उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने के लिए। अब क्या होता है? द बायर मे वेव द कंडीशन। अब बायर जो जैसे मान लीजिए यहाँ पे बी है तो ये क्या ऑप्शन दे सकता है कि भाई जो तूने कंडीशन पूरी करनी थी ना ए ने, उसको बोल सकता है छोड़, तू ये कंडीशन मत कर। उसको वेव कर सकता है। क्या कर सकता है? वेव कर सकता है, छोड़ सकता है कि रहन दे, मत कर। या फिर क्या कर सकता है? और टू इलेक्ट टू ट्रीट द ब्रीच ऑफ कंडीशन एज टू ब्रीच ऑफ वारंटी एंड नॉट एज ग्राउंड फॉर ट्रीटिंग द कॉन्ट्रैक्ट एज रेप्यूटेटेड। या फिर मान लीजिए इसने क्या किया, जो कंडीशन थी उसको ब्रीच कर दिया जो करनी थी। इसने क्या कहा, ठीक है तूने कंडीशन ब्रीच किया, मैं इस कंडीशन को वारंटी की तरह मानूंगा। ये जो तूने कंडीशन ब्रीच किया मैं इसको वारंटी की तरह मानूंगा, तू मुझे इसके डैमेजेस दे दे और कॉन्ट्रैक्ट जैसे था उसको परफॉर्म कर दे। तो ये ऑप्शन बी के पास है। तो इस जगह पे जो हमारी कंडीशन है वो किसकी तरह बन गई? वारंटी की तरह बन गई। कंडीशन क्या बन गई? वारंटी बन गई। क्योंकि वारंटी में ही तो ऐसा होता है कि हम सूट फॉर डैमेजेस करते हैं। तो सेक्शन 13 के सबसेक्शन 1 के अंदर में ये बात बताई गई। फिर सबसेक्शन 2 बोलते हैं वेयर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज नॉट सिवरेबल। जहां पे जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है वो सिवरेबल नहीं है। किस चीज से? कंडीशन और वारंटी, आप दोनों को अलग अलग नहीं कर सकते। एंड द बायर हैज एक्सेप्टेड द गुड्स और पार्ट देयरऑफ। और बायर ने क्या किया, उन गुड्स को एक्सेप्ट कर लिया, फिर उसे किसी पार्ट को एक्सेप्ट कर लिया। जैसे यहाँ पे ए ने बी को कोई गुड्स बेचने थे और इसके ऊपर कोई कंडीशन लगी हुई थी और साथ में वारंटी भी थी। कंडीशन और वारंटी को सिवरेबल नहीं किया जा सकता था, अलग अलग नहीं किया जा सकता था। और यहाँ पे ये जो बी था ये क्या करता है, इसके गुड्स को एक्सेप्ट कर लेता है। द ब्रीच ऑफ एनी कंडीशन टू बी फुलफिल्ड बाय द सेलर कैन ओनली बी ट्रीटेड एज ब्रीच ऑफ वारंटी। तो यहाँ पे जब ये किसी कंडीशन को भी ब्रीच करता है तो उसको कैसा माना जाएगा कि इसने ब्रीच ऑफ वारंटी ही की है, उसको ब्रीच ऑफ कंडीशन नहीं माना जाएगा। एंड नॉट एज ग्राउंड फॉर रिजेक्टिंग द गुड्स एंड treating the contract as repudiated unless there is a term of the contract express or implied to that effect। या तो उसके अंदर अलग से उन्होंने अपने जब कॉन्ट्रैक्ट किया उसके अंदर ये टर्म डाल दी हो कि अगर इस तरीके से आपने कंडीशन को ब्रीच किया जहां पे वारंटी जो है सिवरेबल नहीं है तो फिर इसको हम परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है, तो अलग बात है। अदरवाइज ये जो है अब ब्रीच ऑफ वारंटी माना जाएगा, इसके लिए सिर्फ डैमेजेस मांग सकता है, उसको रेप्यूडिएट नहीं कर सकता। तो सेक्शन 13 के सबसेक्शन 2 में हमें ये बात बोली गई। फिर सेक्शन 13 का सबसेक्शन 3 बोलता है नथिंग इन दिस सेक्शन शैल इफेक्ट द केस ऑफ एनी कंडीशन और वारंटी फुलफिलमेंट ऑफ व्हिच इज एक्सक्यूज्ड बाय लॉ बाय रीजन ऑफ इम्पॉसिबिलिटी और अदरवाइज। लेकिन ये जो चीज हमने समझी यहाँ पे, अब मान लीजिए कोई कंडीशन थी
कंडीशन जो थी वो इम्पॉसिबल होगी, जिसको लॉ ने बोला होता है कि अगर ऐसी कंडीशन जो है इम्पॉसिबल हो जाए तो फिर परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है। तो फिर ये जो बात रेप्यूटेट वाली आती है, रेप्यूटेट करने की, भाई उसको परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है, उसको ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मान लिया जाएगा, तो वो चीज नहीं होगी। जैसे हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी देखते हैं कि जब जो कॉन्ट्रैक्ट जिसको परफॉर्म करना है वो इम्पॉसिबल हो जाए, भाई आपकी शिप वहां से आनी थी, रास्ते में शिप डूब गई, तो फिर वो क्या है, फिर वहां पे ये चीज एप्लीकेबल नहीं होगी, क्योंकि वहां लॉ में बात हमें दी गई है। तो सेक्शन 13 के अंदर में ये चीजें बताएगी। उसके बाद आते हैं हम सेक्शन 14 के ऊपर। सेक्शन 14 बात करता है इम्प्लाइड अंडरटेकिंग एज टू टाइटल एसेट्रा। इम्प्लाइड अंडरटेकिंग एज टू टाइटल एसेट्रा, भाई जब सेलर बायर को सामान बेचेगा तो उसके ऊपर कुछ इम्प्लाइड अंडरटेकिंग होंगी। तो क्या क्या इम्प्लाइड अंडरटेकिंग होंगी वो सेक्शन 14 के अंदर बताई है। ये चीज अपने आप एप्लीकेबल होगी, इनको बोलने की जरूरत नहीं होगी। In a contract of sale, unless the circumstances of the contract are such as to show different intention, या तो भाई आपने कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो बातें लिखी और वो जो हमें शो कर रही है कि आप ये बातें बोलना चाहते थे जो कि सेक्शन 14 के अंदर लिखी है, उनके ऊपर आप एप्लीकेबल नहीं करना चाहते तो वो एप्लीकेबल होगी, अदरवाइज आप सेक्शन 14 के हिसाब से चलेंगे। सेक्शन 14 बोलता है एन इम्प्लाइड कंडीशन ऑन द पार्ट ऑफ द सेलर। क्या इम्प्लाइड कंडीशन होगी, किसके पार्ट पे, सेलर के पार्ट पे, सेलर के पार्ट पे, दैट इन केस ऑफ सेल, कि जब सेल होगी, he has right to sell the goods। क्या होगा कि इसके पास क्या राइट है, कि इसके पास राइट है टू सेल गुड्स, इसके पास ये राइट होगा, ये उन गुड्स को बेच सकता है। ये इंप्लाइड कंडीशन है, तभी वो बेच रहा है, वो ऐसे ही नहीं बेच रहा उनको। इन केस द एग्रीमेंट टू सेल, दो चीजें हमने समझी थी सेक्शन 4 के अंदर भी समझा था। क्या होता है, एक होता है सेल और एक होता है एग्रीमेंट टू सेल। एग्रीमेंट टू सेल में क्या होता है, हम फ्यूचर प्रॉपर्टी के लिए एग्रीमेंट करते हैं कि जब ये प्रॉपर्टी मेरे पोजीशन में आएगी या ये प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करेगी तो मैं आपको बेच दूंगा, जब मैं इसका ऑनर हूंगा। तो जब इस तरीके से एग्रीमेंट टू सेल भी करते हैं हम, दो पार्टी जैसे ए और बी ने एग्रीमेंट टू सेल किया, तो वहां पे ही विल हैव राइट टू सेल द गुड एट द टाइम व्हेन द प्रॉपर्टी इज टू पास। तो जब ए बी को प्रॉपर्टी फ्यूचर में पास करेगा एग्रीमेंट टू सेल के हिसाब से, तब ए के पास ये राइट होगा किस चीज का, उस गुड्स को सेल करने का। तो यहाँ पे दो चीजें बताई गई, अगर वो सेल है तो उसके पास अभी राइट टू सेल ऑफ गुड्स है, एग्रीमेंट टू सेल है तो जब इसको वो प्रॉपर्टी पास करेगा तब उसके पास राइट टू सेल गुड्स होगा, किसके पास, सेलर के पास। सेक्शन 14 का सबसेक्शन 1 ये इंप्लाइड कंडीशन बताता है, मतलब क्लॉज ए। फिर क्लॉज बी बोलता है एन इंप्लाइड वारंटी दैट द बायर शैल हैव एंड एंजॉय क्वाइट पोजीशन ऑफ द गुड्स। अब उसको वो गुड्स बेचे गए हैं तो जो बायर होगा उसके पास क्या इंप्लाइड राइट्स होंगे, शैल हैव, बायर शैल हैव, क्या बोलता है, एन इंप्लाइड वारंटी दैट द बायर शैल हैव एंड एंजॉय क्वाइट पोजीशन ऑफ द गुड, कि इसके पास इसका पोजीशन होगा और उसको वो एंजॉय कर सकता है, ऐसी ये वारंटी होगी बी के पास, मतलब कि बायर के पास। जो क्लॉज बी है वो में बोलता है। फिर क्लॉज सी बोलता है एन इंप्लाइड वारंटी दैट द गुड शैल बी फ्री फ्रॉम एनी चार्ज और एनक्यूम्बरेंसेस इन फेवर ऑफ एनी थर्ड पार्टी नॉट डिक्लेयर और नॉन टू द बायर बिफोर और एट द टाइम व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट इज मेड। और ये जो आप ये जो सेलर जब इसको सामान बेच रहा है उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, जैसे मान लीजिए कोई गुड्स बेचे, तो जो गुड्स बेचे गए हैं वो उसके ऊपर कोई थर्ड पार्टी का क्लेम नहीं होगा, वो कहीं पे आपने गिरवी नहीं रखे होंगे, कोई एनक्यूम्बरेंसेस नहीं होगा, उसके ऊपर आपने कोई टैक्स पे नहीं करना होगा, मतलब कि ये बिल्कुल फ्री होके, फ्री फ्रॉम एनी एनक्यूम्बरेंसेस होके बायर को मिलेंगे, किसी भी तरीके की लायबिलिटी उसके ऊपर नहीं होगी, किसी भी तरीके से थर्ड पार्टी को नहीं देने होंगे वो गुड्स, किसके द्वारा, ए के द्वारा। उसके बाद ये गुड्स जो है बी को मिलेंगे। तो अगर बी इस तरीके से सेल कर रहे हैं तो ये एक अपने आप में एम्प्लॉयड कंडीशन आपको कॉन्ट्रैक्ट में लिखना जरूरी नहीं है। ये अगर आपको कोई गुड्स सेल करे तो माना जाएगा कि भाई ये उस व्यक्ति ने जो आपको बेच रहा है उसके ऊपर कोई लायबिलिटी नहीं है, ये उसके पास राइट था सेल करने का, ये प्रॉपर्टी उसकी थी, ये प्रॉपर्टी मेरे को बेच रहा है, ये फ्री फ्रॉम ऑल एनक्यूम्बरेंसेस है, इसके ऊपर कोई भी किसी का भी कर्जा नहीं है। मतलब मान लीजिए अगर ए ने ये सी के पास ये प्रॉपर्टी जो है गिरवी रख रखी होती, प्लेज कर रखी होती, तो फिर वो जो है इंप्लाइड कंडीशन क्या हो रही है, ब्रीच हो रही है। आपके ऊपर ये क्या थी, इंप्लाइड कंडीशन थी, तो फिर कंडीशन ब्रीच होगी तो क्या होगा, वो चीज हो जाएगी। उसके बाद सेल बाय डिस्क्रिप्शन, सेक्शन 15 के ऊपर आते हैं। सेक्शन 15 बोलते हैं सेल बाय डिस्क्रिप्शन। आपको नाम से पढ़ के पता चल रहा होगा इसके अंदर क्या हो रहा है, सेल बाय डिस्क्रिप्शन से। सेल बाय डिस्क्रिप्शन मतलब जैसे हम ऑनलाइन भी सामान खरीदते हैं या हम किसी से कॉन्ट्रैक्ट करने जा रहे हैं, वो हमें एक गुड्स की डिस्क्रिप्शन देते हैं कि ये चीज ऐसी होगी, इसके अंदर ये चीजें होंगी,
ये ऐसा दिखेगा। जैसे मान लीजिए मोबाइल है, अगर आप ऑनलाइन इस मोबाइल को खरीदते हैं तो वो लिखेगा कि इसकी स्क्रीन का साइज क्या होगा, इसमें कितनी रैम होगी, कितनी जीबी होगी। तो ये जो है मोबाइल, इसका प्रोसेसर कैसा होगा, वो उस डिस्क्रिप्शन से मैच करना चाहिए। अगर वो उस डिस्क्रिप्शन से मैच नहीं करेगा तो सेक्शन 15 के हिसाब से आप उस गुड्स को वापस कर सकते हो। जब आप सेल बाय डिस्क्रिप्शन कर रहे हो तो जो आप ओरिजिनल चीज जब आपको मिलेगी वो उस डिस्क्रिप्शन से मैच करनी चाहिए। जैसे हम ऑनलाइन सामान मंगाते हैं तो उसके अंदर नीचे लिखा होता है कि ये चीज ऐसी ऐसी होगी, इसमें ये चीजें होंगी, आपको इसके साथ हेडफोन मिलेगा, इसके साथ ये चीज होगी। तो वो क्या है, सेल बाय डिस्क्रिप्शन है। ऐसे हम किसी के पास गए, उसने बोला कि भाई मैं तेरे को ये गुड्स दूंगा, ये बुक दूंगा, ये बुक इस साइज की होगी। जैसे इंडियन पीनल कोड की बुक है, इंडियन पीनल कोड की बुक होगी, उसके ऊपर रेड कलर होगा, ऐसे नाम लिखा होगा, इसके अंदर सारे सेक्शंस होंगे, कमेंट्री होगी। तो वो सारी चीजें, अब उसने मेरे को डिस्क्रिप्शन दी। अब जब मेरे हाथ में ये बुक आई, तो ये जो बुक है उस डिस्क्रिप्शन से पूरी तरीके से मिलनी चाहिए। तो यही चीज बोल रहा है, वेयर देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ गुड्स बाय डिस्क्रिप्शन। किस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट किया गया, डिस्क्रिप्शन के द्वारा किया गया। देयर इज एन इंप्लाइड कंडीशन। क्या है, इंप्लाइड कंडीशन। अपने आप ये कंडीशन अप्लाई हो जाएगी, बोलने की जरूरत नहीं है, ये इंप्लाइड कंडीशन है। क्या, द गुड्स शेल, गुड्स कैसे होने चाहिए, शेल कॉरेस्पॉन्ड विद द डिस्क्रिप्शन, उस डिस्क्रिप्शन से मिलने चाहिए वो। एंड इफ द सेल इज बाय सैंपल एज वेल एज बाय डिस्क्रिप्शन, it is not sufficient that the bulk of the goods correspond with the sample if the goods do not correspond with the description। तो वही बात बता, अगर नहीं करेगा तो ये इंप्लाइड कंडीशन क्या हो जाएगी, ब्रीच हो जाएगी। अब इंप्लाइड कंडीशन जब ब्रीच होती है तो क्या होता है, हम उसको रेपुडिएट कर सकते हैं। और आगे क्या बोलता है, इट इज नॉट सफिशिएंट, ये सफिशिएंट नहीं है, दैट द बल्क ऑफ द गुड्स कॉरेस्पॉन्ड विद द सैंपल, कि जो बल्क ऑफ द गुड्स है वो सैंपल से मिल रहे हैं, इफ द गुड्स डू नॉट ऑल्सो कॉरेस्पॉन्ड विद द डिस्क्रिप्शन, जो गुड्स है वो डिस्क्रिप्शन से नहीं मिल रहे, तो वहां पे भी आपकी इंप्लाइड कंडीशन ब्रीच ही मानी जाएगी। तो सेक्शन 15 के अंदर हमें ये बात बोली। फिर आते हैं सेक्शन 16 के ऊपर। सेक्शन 16 बोलता है इंप्लाइड कंडीशन एज टू क्वालिटी एंड फिटनेस। किस चीज की कंडीशन लग रही है, इंप्लाइड कंडीशन लग रही है क्वालिटी और फिटनेस की। क्या बोलता है, सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट और ऑफ एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स देयर इज नो इंप्लाइड वारंटी और कंडीशन। इसके अलावा जो सेक्शन 16 में दी गई हैं, इसके अलावा कोई भी इंप्लाइड कंडीशन जो है वो एप्लीकेबल नहीं होंगी, इंप्लाइड वारंटीज एप्लीकेबल नहीं होंगी, जो इसमें दी गई हैं वो अप्लाइड होंगी। As to the quality or fitness for any particular purpose of goods supplied under a contract of sale except as follows। क्या, where the buyer expressly or by implication, कि जो buyer है वो expressly या by implication makes known to the seller। भाई मैं सेलर के बायर के पास गया, मैंने बोला मुझे बुक चाहिए, उस बुक के अंदर ये चीज होनी चाहिए, मुझे इस पर्पस के लिए चाहिए। अब जब मैंने उसको अपना पर्पस बताया तो जब वो मुझे बुक देगा वो उस पर्पस को सॉल्व करने किया। या जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में एक एग्जांपल दिया था, मैं बायर के पास गया, मैंने बायर को बोला भाई मुझे एक ऐसी गाड़ी चाहिए जो ट्रैवलिंग के पर्पस के लिए यूज हो सके। उसने कहा आप बुगाटी ले लो, बहुत अच्छी गाड़ी है, आप इसको ट्रैवलिंग पर्पस के लिए यूज कर सकते हो। लेकिन जब मैंने उस गाड़ी को यूज किया तो मुझे पता चला ये ट्रैवलिंग पर्पस की गाड़ी नहीं है। तो यहां पे उसने क्या किया, जो मैंने उसको डिस्क्रिप्शन दी थी, जो मैंने उसको बताया था, अपना पर्पस बताया था, उस पर्पस के लिए उसने मुझे वो सामान नहीं दिया। तो वही बात यहां पे आती है कि वेयर द बायर एक्सप्रेसली और बाय इंप्लीकेशन, मैंने एक्सप्रेसली बताया कि भाई मुझे इस पर्पस के लिए गाड़ी चाहिए। Makes known to the seller the particular purpose for which the goods are required, so as to show that the buyer relies on seller's skills or judgment, and the goods are of description which is in course of the seller's business to supply, whether he is manufacturer or producer or not। चाहे वो उसका मैन्युफैक्चर है, प्रोड्यूसर है, नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। There is implied condition that the goods shall be reasonably fit for such condition। तो यहाँ पे भी क्या लग जाएगी, implied condition लग जाएगी, जो मैंने उसको डिस्क्रिप्शन दी है उस डिस्क्रिप्शन से वो गुड्स मैच करें। अगर नहीं मैच करेंगे तो इंप्लाइड कंडीशन है, इंप्लाइड कंडीशन टूटी तो आपने ब्रीच ऑफ कंडीशन कर दिया। ब्रीच ऑफ कंडीशन मतलब रेपुडिएट हो गया वो कॉन्ट्रैक्ट। प्रोवाइडेड दैट इन केस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बाय स्पेसिफाइड आर्टिकल अंडर इट्स पेटेंट, लेकिन जहां पे वो गुड्स अपने पेटेंट के हिसाब से बिक रहे हैं वहां पे ये चीज एप्लीकेबल नहीं होगी। आप गए शोरूम में एक शूज लेने, आप प्यूमा के शूज लेने गए, प्यूमा के शूज पे पेटेंट होता है। अब आप उसको बोलो कि मुझे इस पर्पस के लिए चाहिए, मुझे ये
जो है फॉर्मल पर्पस के लिए, शादी में पहनने के लिए चाहिए, लेकिन वो जूते हैं स्पोर्ट शूज, आपको दिख रहा है वो उसका पेटेंट है, वो उस पर्पस के लिए है, तो अब यहाँ पे आप वो चीज एप्लीकेबल नहीं कर सकती। मैंने तो आपको एक्सप्रेसली बताया था, आपने उठा के मुझे ये जूता दे दिया। और अदर ट्रेड नेम देयर इज नो इम्प्लाइड कंडीशन एज टू फिटनेस फॉर एनी पर्टिकुलर पर्पस, तो वहां पे फिर ये कंडीशन अप्लाई नहीं होगी कि मैंने आपको जो पर्पस बोला था आपने उस पर्पस के लिए नहीं दिया मुझे। फिर सबसेक्शन 2 बोलता है वेयर गुड्स आर बॉट बाय डिस्क्रिप्शन फ्रॉम सेलर, जहां पे हम गुड्स लेके आए डिस्क्रिप्शन बता के सेलर से, देयर शैल बी नो इम्प्लाइड कंडीशन एज रिगार्ड from the seller who deals with the goods of that description, whether he is manufacturer or producer or not, there is implied condition that the goods shall be mercantile quality। तो goods कैसे होने चाहिए, mercantile quality के होने चाहिए। भाई मैं उसको जो डिस्क्रिप्शन देके आया था उस हिसाब से वो mercantile quality के होने चाहिए। Provided that the buyer has examined the good, there shall be no implied condition as regard to defect which such examination ought to have revealed। अब आपने उसको बताया था लेकिन आपने उसकी एग्जामिनेशन भी कर दी, तो फिर यहाँ पे बात नहीं होगी, आपने एग्जामिन किया तो आपने खुद क्यों नहीं देखा उस चीज को। फिर सबसेक्शन 3 बोलते हैं इम्प्लाइड वारंटी और कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस मे बी एनेक्स्ड बाय द यूसेज ऑफ ट्रेड। अब क्या होता है, कोई ट्रेड ऐसा होता है जहां पे पता होता है कि ये जो गुड्स खरीदे जा रहे हैं या बेचे जा रहे हैं इसी पर्पस के लिए बेचे जाते हैं, तो ये डिस्क्रिप्शन अपने आप से उसके अंदर इम्प्लाइड होती है, और आपको जब आप किसी को गुड्स दे रहे हो उस बिजनेस पर्पस के अंदर तो वो चीजें पूरी होनी चाहिए। तो अगर वो वहां पे उस यूसेज के हिसाब से पूरी नहीं है तो फिर वहां पे आप एक तरीके से वो ब्रीच कर रहे हो। फिर फोर्थ बताते हैं एक्सप्रेस वारंटी और कंडीशन डज नॉट नेगेटिव अ वारंटी और कंडीशन इंप्लाइड बाय दिस एक्ट अनलेस इनकंसिस्टेंट देयर। इसकी कोई भी जो कंडीशन या वारंटी लगाई जाएगी जो कि इनकंसिस्टेंट है इसके साथ, तो वो इसको हटा नहीं देगी। जो अभी हमने पढ़ी सेक्शन 16 या ऊपर अभी जो हमने पढ़ी वो उसको हटा नहीं देगी जब तक कि वो उससे इनकंसिस्टेंट नहीं है। फिर आते हैं सेक्शन 17 के ऊपर, सेल बाय सैंपल। सेल बाय सैंपल, सेल बाय डिस्क्रिप्शन एक तरीके से आपको सेम ही है। यहाँ पे क्या होता है, आपको गुड्स बताए जाते हैं ऐसे होंगे, लेकिन यहाँ पे क्या होता है आपको एक पीस दो पीस दिखा दिए जाएंगे कि देखिए जी आपने मेरे से 100 बुक्स खरीदनी है, एक बुक ऐसी दिखती है, बाकी जो 99 बुक्स है वो भी ऐसी होंगी। आपसे कोई ग्लव्स खरीदने आया, ग्लव्स आपने दिखाया, एक ग्लव ऐसा दिखता है, पूरे के पूरी जो बल्क में जो सामान है वो सारा मिलना चाहिए उस सैंपल से। तो ये चीज होती है सेल बाय सैंपल के अंदर। कॉन्ट्रैक्ट of sale of contract by sample where there is term in the contract express or implied, चाहे वो express हो या implied हो, to that effect। in case of contract for sale by sample there is an implied condition। अब यहाँ पे क्या implied condition होगी, implied condition, यहाँ पे क्या implied condition होगी, तीन होंगी कि that the bulk shall correspond with the sample in quality, कि एक गुड जैसा है उसी की तरह बाकी जितने 100 गुड्स अगर आपने खरीदे, 1000 गुड्स खरीदे, सब उस एक गुड से मिलने चाहिए, उस सैंपल से मिलने चाहिए। That the buyer shall have a reasonable opportunity of comparing the bulk with the sample। आप बायर को अपॉर्चुनिटी दोगे कि वो जो सैंपल दिखाया था वो बाकी सारे गुड्स को उससे मिला सके। ये नहीं कि नहीं जी आपको तो सैंपल मैं नहीं दिखाऊंगा, ये सारे गुड्स वैसे ही हैं। आप उसको रीजनेबल अपॉर्चुनिटी दोगे, दिखा जो अपने तुमने मेरे को सैंपल दिखाया था, क्या सारे गुड्स उससे मिल रहे हैं। That the goods shall free from any defect rendering them unmerchantable which would not be apparent or reasonable on examination of the sample, कि वो उसके अंदर कोई भी ऐसा डिफेक्ट नहीं होगा जो एग्जामिनेशन करने पे नहीं पता चल रहा कि कहीं वो नॉन मर्केंटेबल हो, इस तरीके की कोई चीज नहीं होगी। वो बिल्कुल गुड्स सही होंगे चाहे वो उसको एग्जामिनेशन करके ना पता चल रहा हो। तो ये जो है 3 इंप्लाइड कंडीशन सेक्शन 17 के अंदर एप्लीकेबल होंगी। तो यहाँ पे हमने सेक्शन 13 से लेके सेक्शन 17 को समझा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि कैसी लगी। इस वीडियो के लिए इतना ही। अब आगे जो है सेक्शन 17 से हम समझेंगे जिसके अंदर इफेक्ट्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बता रखा है सेक्शन 18 से 17 तक हम यहाँ पे समझ लिए। तो इस वीडियो के लिए इतना ही।